हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12th का हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम आप लोग का आज होने वाला है। तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली मैच होंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और देखिए, एक वीडियो मैंने कल आपको शाम में ही दिया है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और ये वाला वीडियो, ये दो वीडियो देख लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर आपके डायरेक्टली मैच हो जाएंगे, यही चांस है। तो आप लोग ये दोनों करके जरूर से जाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट हो या फिर पीडीएफ वगैरह हो, आपको वहां पर सेंड कर दिया जाता है, इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग का जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाए तो आप लोग क्वेश्चन पेपर का फुल एचडी में पीडीएफ बना करके उसको सेंड कर दीजिएगा ताकि आपको आंसर की समय पर दे दिया जाए। तो चलिए बिना देरी किए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप ए है और आपको यहाँ पर पार्ट ए के नाम से मिलेगा। ठीक है, पार्ट ए के नाम से मिलेगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में। पार्ट ए में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो मतलब ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे कि एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को अच्छे से एक बार पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको आंसर करना है। अब देखिए, आप वहां पर एग्जाम देने जाइएगा तो सेम गद्यांश नहीं मिलेगा, गद्यांश चेंज करके देगा। ठीक है, क्योंकि सेम गद्यांश कभी भी नहीं देता है, तो गद्यांश चेंज करके देगा। आपको उसको पढ़ना होगा और आंसर करना होगा। बहुत ही सरल यानी कि इजी क्वेश्चन पूछता है गद्यांश के आधार पर। चलिए मैं इस गद्यांश को पढ़ता हूं। यहाँ पर देखिएगा, संस्कृति की शाश्वत धारा का निर्माण वाल्मीकि, व्यास, नानक, कबीर, सुर तुलसी, निराला, रविंद्र भारती, कुरुपू जैसे महाकवियों एवं मनीषी चिंतकों, आध्यात्मिक पुरुषों से होता है। ठीक है, पहला लाइन पढ़ा। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी गद्यांश का पहला लाइन पढ़िएगा, इसके आधार पर एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा भी। आगे देखिए, यह सत्वगुणी भावधारा है। इन व्यक्तियों की प्राण शक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं के अधीन होकर व्यय नहीं होती, अपितु ये सत्वधर्मी स्थिर स्मृति में रहते हुए अत्यल्प साधनों से राष्ट्र की चेतना को पोषित करते हैं। ऐसे आपको आराम से पढ़ना है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि ये गद्यांश किस बारे में है, किससे संबंधित है, हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए ताकि आप इजीली आंसर कर पाए। आगे देखिए, इनके संकल्प और सृजन में लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना होती है और इन पर ब्रह्म जगत का शासन नहीं चल सकता। किसी राजनीति या आर्थिक व्यवस्था को इनकी अनुरूपता स्वीकार करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा। मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में कौन सहायक होते हैं ये आपको बताना है। तो फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर था, मैंने आपको पहला लाइन में ही पढ़ के बताया था। तो सही आंसर क्या जाएगा, महाकवि एवं मनीषी चिंतक, जो कि आध्यात्मिक पुरुष है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि गद्यांश का पहला अगर आप लोग लाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन का आपको आंसर देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, संस्कृति की शाश्वत धारा का निर्माण, ये सभी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आध्यात्मिक पुरुषों से होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, क्या है, राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है। तो अभी तुरंत हमने पढ़ा था शाश्वतता। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, सर्वोच्च राजनीति और आर्थिक अवस्थाएं जब शाश्वतता का अनुपालन करती हैं तभी सार्थक हो पाती हैं। तो यहाँ पर आपको दिख भी सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
समकालीन और क्षणिक संस्कृति को अध्यात्म से बचने के लिए किसका अनुसरण करना चाहिए? तो इसका भी सीधा सीधा आंसर दिया गया है गद्यांश में। सही आंसर की बात करेंगे तो शाश्वत संस्कृति का। किसका? शाश्वत संस्कृति का। इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अतः समकालीन संस्कृति और क्षणिक संस्कृति को भी आत्मघात से बचने के लिए शाश्वत संस्कृति का अनुसरण करना पड़ता है, अपने स्तर में रहना, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने इसका भी आंसर देख लिया। इसके बाद देखिए चौथा नंबर वाला प्रश्न क्या है? लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं? तो इसका भी आंसर हमने गद्यांश में ही पढ़ा था। तो सत्वधर्मी। कौन? सत्वधर्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर अब आ गया पद्यांश। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न 5 से लेकर के 8 तक आंसर करना है इस पद्यांश के आधार पर। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या है? निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक है विश्राम स्थल। ठीक। जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कतार जीव नहाकर फिर नतून धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। आगे देखें, ये तो मतलब यहाँ पर हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। तो इस पद्यांश को पूरा पढ़ लिया। अब इसके आधार पर हम लोग आंसर करेंगे 5 से लेकर के 8 तक का। और ऐसा ही आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में, यानी कि आज के एग्जाम में जब आप लोग क्वेश्चन वहाँ पर दे रहे होंगे तब। ठीक है, सेम नहीं मिलेगा लेकिन ऐसा ही मिलेगा और आपको ऐसे ही पढ़ पढ़ के आंसर करना होगा। आगे देखिए, कविता में मृत्यु का स्वागत निडरता से करने के लिए कहा गया है क्योंकि। तो कविता में मृत्यु का स्वागत निडरता से यानी कि बिना डरे करने के लिए कहा गया है। क्यों? तो इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, तो मृत्यु जीवन यात्रा का विश्राम स्तर है, अभी तुरंत मैंने आपको पढ़ के बताया था। तो ये भी बात सही है। और मृत्यु से ही व्यक्ति को नए जीवन का सहारा मिलता है, ये दोनों बात अभी ऊपर पद्यांश में लिखा हुआ था। इसीलिए यहाँ पर एक नंबर भी सही है और 2 नंबर भी सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जगह सही, यानी कि 1 और 2 दोनों। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम का स्थल है। और यहाँ पर फिर से देख सकते हैं, जीवन जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। तो वही बात यहाँ पर दोनों में लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मृत्यु रूपी सरिता में कौन स्नान करता है? तो सही आंसर क्या जाएगा? नए वस्त्र धारण करने की इच्छा रखने वाला जीव, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ये भी पद्यांशों पर लिखा हुआ था। इसके बाद सच्चा प्रेम किसे कहा जाता है? तो अभी तुरंत हमने पढ़ा था, जो आत्म बल दे, मतलब कि बलि दे। तो जो आत्म बलिदान देकर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? काया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? काया का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। काया का मतलब क्या होता है? तन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद यहाँ अब आपका आ गया अभिव्यक्ति और माध्यम। और देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम में डायरेक्ट आपका क्वेश्चन मैच होता है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन मैच होता है, क्योंकि अभिव्यक्ति और माध्यम में गिने चुने क्वेश्चन होते हैं। इसी क्वेश्चंस को जैकबोर्ड घुमाते रहता है। तो कल भी मैंने कराया है अभिव्यक्ति और माध्यम का, उसमें भी क्वेश्चन था और ये भी था। इतना कर लीजिए, यहीं से आपके आने की पूरी संभावना है। देखिए इन सारे क्वेश्चंस को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मैच होंगे। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष है। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन आपके बन गए। पहला क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था या फिर कौन सा है, ऐसे पूछ देगा। तो आपको बताना होगा बंगाल गजट। अच्छा, अब ऐसा न पूछ करके सीधा ऐसे पूछ दे कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष, या तो आपसे प्रकाशन वर्ष पूछ लेगा या फिर कौन सा समाचार पत्र था जो कि पहले प्रकाशित हुआ था, ऐसे करके पूछ सकता है। इसलिए दोनों को याद रखिएगा। फिलहाल इसका आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर जाएगा 1780। क्या? 1780, यानी कि बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था और ये भारत का पहला समाचार पत्र है जो कि प्रकाशित हुआ था। इसके बाद देखिए 10 नंबर वाला प्रश्न, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य आपसे पूछ रहा है। तो क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य? जिज्ञासाओं का समाधान, सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि इनमें से सभी। इसके बाद 11 नंबर वाला क्या बोल रहा है? संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर की बात करते हैं तो समाचार पत्र भी आएगा, पत्रिकाएं भी आएगा, पंपलेट्स भी आएगा, यानी कि इनमें से सभी। इसके बाद
उदंड मार्दन किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ? जो उदंड मार्दन है ये किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये 1826 से हुआ था। कब से? 1826 ईस्वी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद 13 नंबर वाला प्रश्न, एक सफल संपादक में कौन से गुण अपेक्षित हैं? एक सफल संपादक में कौन कौन सा गुण होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो अभी प्रेरणा होना चाहिए, मेधा होना चाहिए, निपुणता होना चाहिए, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। तो जो आप जानते हैं तरह तरह के समाचार पत्र होते हैं, तो जो हिंदुस्तान समाचार पत्र है इसका प्रकाशन कितने दिनों में होता है, ये आपसे पूछना चाहता है। क्या दैनिक, साप्ताहिक या फिर पाक्षिक? पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिनों में, या फिर मासिक, मासिक मतलब 1 माह में। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दैनिक। आप लोगों ने सुना होगा दैनिक हिंदुस्तान, ठीक है, आप डेली न्यूज़ पढ़ते होंगे तो हिंदुस्तान का आपको डेली देखने को न्यूज़ मिल जाता होगा, तो इसको हम लोग दैनिक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद 15 नंबर वाला, टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई गई? तो टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई गई आपको ये बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा 1984 में। कब मनाई गई? 1984 में मनाई गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। इसके बाद 16 नंबर वाला प्रश्न, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल। सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल, तो सीधी सी बात है आपको भी पता होगा, मुंबई। क्योंकि मुंबई में ही यहाँ पर ज़्यादातर सिनेमा शूटिंग होते हैं या फिर जो भी कार्य होते हैं मुंबई में ही होता है। मुंबई एक सिनेमा का सेंटर है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, स्थल है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर वाला प्रश्न क्या है, पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल में प्रकाशित होती है? तो अभी तुरंत मैंने आपको ऊपर पाक्षिक का मतलब बताया था। पाक्षिक का मतलब ही होता है 15 दिन। कितना? 15 दिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, 15 दिन। ठीक है, पाक्षिक का मतलब होता है 15, और सप्तिक या फिर साप्ताहिक देगा तो उसका मतलब होता है 7 दिन। ठीक है, और दैनिक का मतलब होता है डेली वाला, और जो मासिक होता है वो 1 माह में होता है। इसके बाद देखिए 18 नंबर वाला क्या है, फ्रीलांसर शब्द का अर्थ है। फ्रीलांसर शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देखिए फ्री, फ्री का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 आ जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि स्वतंत्र। ठीक है, तो फ्रीलांसर शब्द का मतलब होता है स्वतंत्र। अब यहाँ आपका आ गया पाठ्य पुस्तक से, यानी कि अब यहाँ आपका बुक के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ऊपर जो आपको गद्यांश और पद्यांश मिला वो अपठित गद्यांश और पद्यांश था, और ये जो मिलेगा आपको पठित मिलेगा, मतलब कि आपके बुक का मिलेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पढ़ते हैं इसे। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज तो नहीं कही। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब इसके आधार पर हम लोग आंसर करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न इसके आधार पर, उपयुक्त काव्यांश के कवि कौन है? तो आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि उपयुक्त काव्यांश कौन से कविता का है। तो वो है आपका सरोज स्मृति का। किसका? सरोज स्मृति का। और ध्यान दीजिए कि हिंदी इलेक्टिव में जब भी यहाँ पर मतलब ऐसे बुक का गद्यांश डालता है तो ज़्यादातर चांस होता है कि सरोज स्मृति का ही देता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि सरोज स्मृति के कवि कौन है। तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद यहाँ पर देखिए 20 नंबर वाला प्रश्न, कवि ने किसे अपना संबल कहा है? तो किसका कहा है? तो सरोज को। सरोज कवि की पुत्री थी तो उन्हीं को बोला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। इसके बाद 21 नंबर वाला क्या है, कवि का जीवन कैसा रहा है? तो कवि का जीवन दुखपूर्ण था, दुखों से भरा हुआ था। तो सही आंसर क्या जाएगा? 21 नंबर का ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन, विकल शब्द का अर्थ है। विकल शब्द का क्या मतलब है? तो विकल शब्द का मतलब होता है व्याकुल। व्याकुल का मतलब जैसे नर्वस बोलते हैं ना इंग्लिश में, मतलब घबराने टाइप का, वो होता है व्याकुल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद अब देखिए 23 नंबर वाला प्रश्न, कार्नेलिया का गीत कविता किस नाटक का अंश है? जो कार्नेलिया का गीत आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर ही है, किस नाटक का अंश है आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये है आपका किसका? ये है चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त का याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद है बसंत आया कविता के कवि कौन है? तो बसंत आया जो आपका कविता है इसके कवि का नाम पूछ रहा है। तो इसके कवि कौन है? इसके कवि है रघुवीर सहाय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद 25 नंबर वाला क्या है, जब प्रकृति से नाटा टूटता जा रहा है तो बसंत के आने का पता किस प्रकार होता है? देखिए पूर्व के समय में मतलब प्रकृति का मौसम देख के, उसका हालचाल देख के पता लगाया जाता था कि अभी क्या है, बसंत आ रहा है या फिर कौन सा ऋतु चल रहा है इत्यादि प्रकार के। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रकृति से नाता टूटते जा रहा है तो हमको किसी भी मौसम का कैसे पता चलता है? तो कैलेंडर से। तो वही बात है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जगह बिल्कुल सही, कैलेंडर से।
इसके बाद देखिए 26 नंबर वाला प्रश्न, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा, ये है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए, गीत गाने दो मुझे कविता में कवि ने कैसे समय का वर्णन किया है। गीत गाने दो कविता में कवि ने कैसे समय का वर्णन किया है, ये आपको बताना है। तो जब मनुष्य में जीविका खत्म हो जाती है, जब संघर्ष करते करते लोग के होश उड़ जाते हैं, जब जीवन निराश से भर जाता है, तो इन सभी के बारे में बात किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही 27 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए, अब इसको पढ़ना है और आगे के क्वेश्चन का आंसर करना है। जैसे, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता नहीं था, रिक्त स्थान हमें थोड़ा ही पीछे, महादेव देसाई मोटा सा लट्ठा उठाए चले आ रहे थे, कोहाट और रावलपिंडी का नाम सुनते ही आगे बढ़ आए और उस दौरे से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे, और एक बार से सुनाना शुरू किया तो आश्रम के फाटक तक सुनाते चले गए। अब इसके आधार पर यहाँ पर हम लोग आंसर करेंगे। तो पहला प्रश्न इसके आधार पर पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो ये है आपके भीष्म साहनी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद 29 नंबर ला, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह कथन किसका है। तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। इसके बाद महादेव देसाई कौन थे। तो महादेव देसाई कौन थे, तो ये है गांधी जी के निजी सचिव, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2 सही। तो ये देखिए, 30 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया और कल भी कराया था, तो ये दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। मैक्सिमम चांस तो ये है कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली मैच हो जाएंगे, और बाकी गद्यांश और पद्यांश की बात रहा तो ये डायरेक्टली मैच नहीं होते हैं, ये चेंज करके देता रहता है। तो ये मतलब सेम टू सेम नहीं होंगे, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन है सेम टू सेम मैच होने के चांस है। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और आंसर की के लिए भी आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले आपको आंसर की इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा।